ठीक है, तो ये दोनों एज एक्सरसाइज ये थे लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में। आज के जो लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर नंबर 6 होंगे। तो सर लिख लेते एक सेकेंड। ये होंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 6 जैम MS 2023 PYQs, यही हो रहा था ना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को विलंब किए। 26 और कितना था वहां पे देखे थे। बाकी आज ट्राई करेंगे 2023 के पूरे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। एक 27 था लास्ट लेक्चर, 27 और 30 थे, फिर हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में चलेंगे, है ना। तो 27 वाले क्वेश्चंस को उठाते हैं यहीं से। ठीक है, यहीं से ले लो, इसको इतना लो। अगर ये क्वेश्चन बनाए हो आशीष, ट्राई किया हो क्या इसको, एज एक्सरसाइज के फॉर्म में हम दिए थे लास्ट क्लास में, हाँ ट्राई सर, किए। सी है इसका आंसर। कितना आंसर होगा? सी। सी। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा हम भी अभी। 28। 28। कोई नहीं, हम अभी सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, इसके नेक्स्ट वाले का भी ट्राई किए थे? नहीं नेक्स्ट सर, वो वाला वाला नहीं हुआ था, उसका थोड़ा समझ ही में नहीं आया कैसे क्या करें। क्लोजेट पॉइंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्लोजेट पॉइंट वाला ही दिए थे, मुझे याद है। 30 नंबर क्वेश्चन था ना, 29 ये वाले क्वेश्चन थे ना। इस तरह का एक हम लोग सर्कल पे भी कर चुके हैं या स्फेयर पे हैं। सर्कल का कोई पॉइंट्स दिया हुआ था, उसमें एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल और पॉइंट्स के बीच में आपको सबसे मिनिमम डिस्टेंस पता करना हो, है ना। पॉइंट्स पता कर लेंगे तो वो आराम से निकल के आ जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस वहां पे था, यहाँ पे भी उस तरह का ही केसेस है कि ये पॉइंट जो है ना इस स्फीयर के क्या है, क्लोज है इस पॉइंट के। इस स्फीयर में एक पॉइंट है, ठीक है, वो इस पॉइंट के क्लोज है। क्लोज है तो उस क्लोज पॉइंट को निकालो कोऑर्डिनेट्स को, और फिर उस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो, इसका फॉर्मूला भी हम बताए हुए हैं। नॉर्म निकाल के लेंथ निकाल, आई थिंक तुम्हें बताया या किसे बताया था याद नहीं आ रहा है। किसी एक का था ऐसा क्वेश्चन, या तो CSA नेट वाले के होंगे या जैम वाले का। बस वही है। इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं क्योंकि दिया वही था। उसके बाद मल्टीपल सिलेक्ट, फिर हम लोग न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और ट्राई करेंगे कि आज के क्लास में हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले, ठीक है। उम्मीद करेंगे हम सबसे आंसर इसका। चलो शुरू हो जाओ। अल्फा बीटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होंगे? For real constant alpha and beta, suppose a system of has infinity many solution. तो infinity many solution के लिए क्या करोगे बताओ? 1 2 3 6 1 1 अल्फा 3 0 2 1 बीटा। रैंक 2 होना चाहिए, रैंक 2। रैंक 2। चलो रैंक 2, तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए वी हैव क्या होंगे बताओ? रैंक ऑफ ए
इक्वल टू रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी। तो अभी जो हम लोग लिखे ये ए अगुमेंटेड बी था, है ना, ये हो गया हमारे ए अगुमेंटेड बी। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएंगे, इसके लिए 2 अल्फा माइनस 5 0 एंड बीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट इज अल्फा इक्वल टू कितना हो गए 5/2 एंड बीटा इक्वल टू 6। तो अब जो तुम्हारा मांगा जा रहा है कितना, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, कितना हो जाएगा 4 अल्फा, तो 4 इंटू 5/2 प्लस 3 इंटू 6 बराबर बताओ 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 18 हो गया, तो हो गया 28। 28 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम कहता और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, सुनना, अगर होमोजेनियस सिस्टम कहता तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो हम लोग ना इक्लॉन फॉर्म से अच्छा डिटर्मिनेंट जीरो कर देते, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम में ये जीरो ये जीरो ये जीरो रहेंगे, इसकी तो बातें नहीं है। तो डिटर्मिनेंट जीरो तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो वहां से और जल्दी आ जाएगा। इक्लॉन फॉर्म में 3 में इक्विवेलेंट करोगे या 4 में करोगे, उससे पहले ही डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व कर सकते हो। उसमें एटलीस्ट तुम्हारे 15 से 20 सेकंड तो बच जाएगा, और एग्जाम में वो मैटर करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 30 वाले पॉइंट क्वेश्चन था ये वाले, तो इसको भी देख लेते हैं, ये है ना। चलो ये दोनों हमें एज एक्सरसाइज दिए थे। हाँ, 30 वाले का है, देखो हम डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिखा देते हैं। अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका है निकालने का, कि अच्छा इस पॉइंट से एक प्लेन पास होगा, वहां से कर सकते हैं, या एक जैसे कि सर्कल था तो सर्कल में एक लाइन पास होता है। मान लो एक स्फीयर है, इस पे एक पॉइंट है अल्फा बेटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा पहले निकालो इस पॉइंट को, जो कि ये 1 2 -1, कहीं ना कहीं ये होंगे 1 2 -1, इससे क्लोज सर्कल में कौन सा पॉइंट होगा। इस 1 2 -1 से इधर जाओगे तो ज्यादा है डिस्टेंस, इधर ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा है। तो सबसे क्लोज लगता है कि ये, तो सबसे क्लोज वाले जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास होंगे, जो परपेंडिकुलर भी होते हैं सर्कल पे। ठीक है ना। और 1 2 -1 से ये जो क्लोज है ना, ये पता करना है। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए, क्योंकि बोलता है यहाँ पे इसका वैल्यू बताओ क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, क्लोजेस्ट मतलब क्लोज वाला पॉइंट, कि अल्फा बीटा गामा इस पॉइंट के बहुत क्लोज है। तो उस अल्फा बीटा पॉइंट को ज्ञान निकाल लो और ये फाइंड कर लो। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, नेट में हम बताए थे कि जैब में बताए थे, बट कोई बात नहीं। आ, ठीक है, ऐसा करते हैं, लेकिन हम तुम्हें बता दें लाइक इस तरह से मान के चलो, ये हमारे पास हो गया x, ये हमने लिया y, ये हमने लिया z, और एक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर बना रहे हैं लाइक स्फीयर। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट से तुम्हें दिया हुआ 1 2, तो सपोज करो 1 और 2 -z, तो कहीं नीचे साइड में होंगे 1 2 माइनस, लाइक एज दिस पॉइंट, ये हो जाएंगे आपके 1 2 -1, 1 2 -1। क्यों, क्योंकि z नीचे में जाएगा इस तरह से, z ऊपर पॉजिटिव, इधर x हो गए, तो x 1 डिस्टेंस है, तो यहाँ से अप्रोक्स 1 मान लो। अब यहाँ से इधर मान लो ये है आपके 1, ये है आपके 2, और जब यहाँ से z लोगे तो वो भी आपके 1 डिस्टेंस होंगे, बट आपके क्या डाउन साइड है तो नेगेटिव साइन के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 -1 पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट का सर्कल में सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर सर्कल में मिनिमम डिस्टेंस निकालिए। तो लगता है ना कि यहाँ छोटा सा ये क्लोज होंगे, ऐसा देखने में लग रहा है कि नहीं, शायद यहाँ क्लोज होंगे। अगर हम यहाँ लेंगे पॉइंट तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इधर लेंगे तो और ज्यादा और ज्यादा। तो मिनिमम के लिए, अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, कहीं पे भी है, सपोज करो कि ये पॉइंट है हमारा अल्फा बीटा गामा, तो इस अल्फा बीटा गामा को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, तो कहता है कि जो सर्कल या स्फीयर का रेडियस है कितना है 24, √24 डिवाइडेड बाय नॉर्म निकालिए उस पॉइंट का, किसका, जिसके आपको क्लोजेस्ट पॉइंट चाहिए या मिनिमम डिस्टेंस वाला चाहिए, और साथ ही साथ हो जाएंगे 1 2 -1, 1 2 -1। इससे आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो। तो अल्फा बीटा गामा कितना हो गया, √24, नॉर्म या डिस्टेंस ऑफ ए वेक्टर या लेंथ ऑफ ए वेक्टर, नॉर्म होता है एक तरह से लेंथ बोलते हैं हम लोग वेक्टर का, तो कितना होगा √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है
फिर से बोलते हैं, ठीक है, ऐसा करके है। और यहाँ पे ये कितने आ जाएंगे, तो रूट अंडर 24 ऊपर है, नीचे आ गया रूट अंडर 1+4+1, और हो गया यहाँ पे 1 2 -1, रूट अंडर 1+4+1, 1 2 -1। कैलकुलेट कीजिए, रूट अंडर 24/√6, यहाँ हो गया 1 2 -1। इसका मतलब हो गया 6 × 24, 2 दूनी 4, 2, 1 2 -1। इसको जब आप करोगे तो हो जाएंगे 2 4 -2। ये हो गया आपके वैल्यू अल्फा बीटा गामा। तो तीनों को तो ऐड करना फाइनली। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो हो गए 2+4 - 2 = 4 आंसर। ठीक है, अब चाहो तो यहीं पे इसको कंप्लीट कर सकते हो कि अरे ये तो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए, तो इस दोनों तीनों को ऐड कर देते, ये तो कॉमन ही रहेगा, है ना, अल्टीमेटली तो 2 × 2 4, खत्म, ये सबको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हमने सिर्फ यहाँ बताया एग्जाम के लिए, जल्दी होगा। ठीक है, चलो, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 30 हो गए, 31। दिस इज मल्टीपल सिलेक्ट सर ये क्वेश्चन। इंटीग्रल कैलकुलस का है, क्या हुआ, ये इंटीग्रल कैलकुलस का है। कौन सा इंटीग्रल, नहीं जी, क्लोजर टू द पॉइंट, ये एक्चुअली तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही है, और ये कैलकुलस का है, इंटीग्रल का नहीं है, ये ना कैलकुलस का है, सर ये फॉर्मूला तो नया लग रहा था पूरा। 12th का है, ये फॉर्मूला 12th का, इंटरमीडिएट में इस तरह से पूछते हैं। ये क्वेश्चन 12th लेवल का है, कैलकुलस में 12th लेवल का है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को मिक्स करके इस तरह पूछा जाता है। मैथ्स में थोड़ा कम पूछता है, स्टार्स में ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ इस तरह का। अब जरूरी नहीं है कि आएंगे ही आएंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं है इसमें। कैलकुलस में है वो दे सकता है क्लोजेट पॉइंट जैसा, बेसिकली वो कैलकुलस का ही पार्ट है। और कैलकुलस में भी टेंजेंट लाइंस वगैरह है ना, उसी सब में से ही वो आता है। चलो, इस मल्टीपल सिलेक्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे मैट्रिसेस का है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन, मुझे भी पढ़ने दो क्या देता है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। पढ़ो, समझ में आ रहा है ना, जो भी अभी जुड़े हुए हैं। छोटा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, सबके लिए है, चाहे जैम एमएस हो, जैम एमए हो, या गेट हो, या नेट हो, इस तरह के क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। तीनों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो सबके लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बस इतना बताइए, कोई भी कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ऑप्शंस जो है उसके अकॉर्डिंग। सर हम्म, ये ट्रांसफॉर्मेशन में तो ट्रेस चेंज नहीं होता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेस चेंज नहीं होता है। यस, तो ठीक, सर तो बी वाला एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब ऑप्शंस बोल रही हो, हाँ तो ये नहीं होगा, सर ये तो होगा। सर, ये हो, कैसे होगा? सर बताओ। ये क्यू स्क्वायर तो क्यू सिमेट्रिक होगा ना सर। क्यू स्क्यू सिमेट्रिक, चलो बिल्कुल, क्यों, क्योंकि क्यू का जो है ट्रांसपोज करेंगे तो ये m आई माइनस गेस एन सर पे वो हो ट्रांसपोज का जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज, वो स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके सारे ट्रेस जीरो होते हैं। तो हो गया माइनस ऑफ, यहाँ कॉमन लेंगे m माइनस, ये हम ऑलरेडी पहले भी करा इस तरह का, किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक। अगर डिवाइडेड 2 होता तो ये p प्लस क्यू होकर इन्हीं जनरल मैट्रिक्स हो जाते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब हो जाते हैं Q जो है इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां से इतना तो पता चलता है कि ट्रेस ऑफ Q कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एंट्रीज 0 होते हैं। अच्छा, यहाँ पे और P के बारे में क्या बोलोगे? एंड P क्या है, बोलो? ये तो हो गया P। तो P जो है, P इक्वल टू है सिमेट्रिक, नहीं होगा? M प्लस M का ट्रांसपोज आया ना, P का ट्रांसपोज करोगे तो M प्लस M के ट्रांसपोज, तो ये हो जाएंगे M का ट्रांसपोज प्लस M ट्रांसपोज हो गए M, जो कि वापस P दे दिया। इसका मतलब क्या हो गए? P इज सिमेट्रिक। बोलो, क्लियर है? P सिमेट्रिक हो गया हमारा, और Q जो हो गया ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो इतना तो क्लियर है, तुम्हें पता है ना, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑर्डर कितना है? 3, ऑड ऑर्डर, डिटरमिनेंट क्या होता है? एक रिजल्ट बनेगा यहाँ से, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ जीरो। ऑड ऑर्डर डिटरमिनेंट शुड बी 0, है ना? सिंस अभी क्या हम क्या कर रहे हैं, जो डिटरमिनेंट से भी रिलेटेड है ना, ट्रेस से भी रिलेटेड है, और इस तरह से कुछ दिया है, तो उसको हम देख के डिटरमिनेंट वाला कर रहे हैं। सिंस Q जो है वो है 3/3 इज ऑफ ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है? सो डिटरमिनेंट ऑफ Q इक्वल टू हो जाएगा 0। एवरी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट 0, ठीक है? ये हो गया। तो यहां से अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो मुझे बताओ पहला ऑप्शन सही होगा या गलत होगा? बोलो। सही होगा, हाँ, क्योंकि तो डिटरमिनेंट सेकंड में करेक्ट होगा और थर्ड में करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल। डिटरमिनेंट P का स्क्वायर प्लस डिटरमिनेंट ऑफ Q का स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ Q का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यूब डिटरमिनेंट क्यूब था, क्यूब। ठीक है जी, Q भी कर देते हैं, है ना? अब ठीक है, ये हो गया 0, इसका मतलब अल्टीमेटली 0, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट अबाउट सेकेंड? गलत होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ ध्यान रखना, ट्रेस Q 0 होगा, बट व्हाट अबाउट ट्रेस Q स्क्वायर? क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर का भी ट्रेस 0 होता है? वाकई हर किसी के लिए बोल सकते? नहीं बोल सकते। ट्रेस जो है ना Q प्लस Q स्क्वायर, ये बिल्कुल ट्रेस ऑफ Q लिख सकते हैं और प्लस ट्रेस ऑफ Q स्क्वायर कर सकते हैं। ट्रेस Q तो 0 हो जाएगा, हम ऊपर भी लिखे हुए हैं, यहाँ से ट्रेस Q 0 हो जाएंगे, लेकिन ट्रेस जो है Q स्क्वायर ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी, मे और मे नॉट भी, हो भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है? तो ये 0 के बराबर हम लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, मे और मे नॉट भी, हम ऐसा लिख रहे हैं, मे और मे नॉट भी। क्यों? वी हैव ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ 2/2, जो कि हम बताए भी होंगे, ऐसा कि Q लेते हैं एग्जाम्पल काउंटर लाइक ए 0 1 -1 0। ये Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, बिल्कुल, दोनों डायगोनल एंट्रीज 0 भी है और 1 का -1 है, लेकिन जैसे आप Q स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, बोलो? 1 0 0, और यहाँ पे हो गया ना 0 1 -1 0, चौथा वाला कितना हो जाएगा जी? 1 हो सर जाएगा ना? 3x3 की मैट्रिक्स लेनी है। अरे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, चलो ना इसी को 3x3 बना दो, क्या दिक्कत है? वो चलेगा। लो, Q जो है तुम्हारा 3x3 में हमने लिया 0 1 0 -1 0 0 0 0 0, ऐसा लेते हैं, चलेगा? अब मुझे यहां से बताओ Q स्क्वायर करके कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर करो, कर सकते हैं ना आखिर? तो डायरेक्टली कर दे हम लोग इसका, वो वाले मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज से, कॉलम और रो वाले, Q स्क्वायर करो। तो मुझे पता है कि 0, इसका पोजीशन कितना है? 1 2, 1 2 का मल्टीप्लाई 2 1 के साथ में होगा ना? 2 1 के साथ में होगा, तो ये 1 इंटू -1, अल्टीमेटली A 1 2 और A 2 1, A 1 1 में चला जाएगा -1,
ठीक है। फिर उसके जैसा इसका पोजीशन कितना है 2 1, 2 1 का होगा 1 2 के साथ A1 2, इसका नया पोजीशन में भी -1, A2 भी -1 होंगे, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 0, ठीक है। यहाँ पे -1 हो जाएंगे और बाकी तो सब 0 चला जाएगा, बाकी सब 0 चला जाएंगे, 0 0, देख लेना आप मल्टीप्लाई करके 0 0 0, हमने एलिमेंट्स का एलिमेंट के साथ कर दिया, ये हो गए 3/3 के। अब मुझे यहाँ पे बताओ ट्रेस जो है क्यू स्क्वायर के, ये कितने हैं -2, जो कि 0 नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ सीन है, क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि क्यू अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्यू स्क्वायर भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना क्यू का ट्रांसपोज जो है -q देता है, तो क्यू के स्क्वायर का ट्रांसपोज कितना देगा, क्यू के स्क्वायर का ट्रांसपोज कितना देगा, तो क्यू ट्रांसपोज का स्क्वायर, क्यू ट्रांसपोज होता है -q का स्क्वायर अल्टीमेटली क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया क्यू स्क्वायर जो हो गए इस सिमेट्रिक, क्यू स्क्वायर क्या हो गए सिमेट्रिक हो गए। पावर अगर इवन रहेगा तो सिमेट्रिक, पावर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक, ये हम बताए हैं। पावर इवन रहेगा तो सिमेट्रिक, पावर ऑड रहेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक, इस टाइप से। अगर यहाँ पे पावर तुम्हारा 3 रहता तो हो सकता था -q आ जाता, ठीक है। तो ये भी थोड़ा मैटर करता है, ये सिमेट्रिक है, गौर से देखो, है ना। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गए, देखने में लग रहा था सही बट हो गए गलत, तो ये ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे, इसलिए बोले क्लास ज्वाइन करो सब, तो ये भी अच्छा लगेगा। तो ट्रेस जो है इनके 0 होंगे, बात गलत। अच्छा, इस कुछ ऑप्शंस को देखो अच्छा से, पहले बताओ मुझे थर्ड ऑप्शन के लिए क्या 0 होगा। सर डी वाला तो सही है। डी इसकी बात कर रही हो, यस सर, अच्छा इस पे भी चलेंगे, बिल्कुल ये सही, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म से सही हो जाएगा। बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्म से सही होगा, हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में भी आपको बताएंगे। इसे पहले डिस्कस करते हैं, ये सही है, 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा, दोनों ऐड करेंगे, बिल्कुल सेम है। इसे बोलो, ये बोलो, कहता है क्यू स्क्वायर एक्स जो 0 होंगे फॉर ऑल एक्स के लिए, क्या ये बात सही है। क्यू स्क्वायर कर रहा है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर कर रहा है, थोड़ा सा सोचो, और इस पे भी सोचो, किसी ने कहा डी सही होगा, चलो देख लेंगे, इस पे भी सोचो। अरे ऐसा देखो ना, देखो हम तुम्हें एक चीज बता, हाँ क्या, ये उसको सिमेट्रिक है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 होगा नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 होगा ओनली, तो ये फॉर ऑल एक्स के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन सही हुआ कि गलत हुआ। ऑप्शन सही होंगे कि गलत होंगे। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी देखोगे तो, या इनर प्रोडक्ट में भी इस तरह का रहता है, चलो वहां से भी हम तुम्हें यहीं से बताते हैं। क्यू स्क्वायर है, एक चीज नोट करो, हम एक चीज बताना चाह रहे थे यहाँ पे कि जब भी हम लोग XTAX लिखते हैं और हमारा जो है, अब मान लो ये कुछ भी वैल्यू देगा, तो मुझे बस इतना बताओ, XTAX एक मैट्रिक्स है, अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स A लेते हैं, AIJ, जो मान लो n/n का है, और x जो है हमारा ये कॉलम मैट्रिक्स है, कैसा n/1 का, है ना, कॉलम मैट्रिक्स है। तो मुझे ये बताओ XTAX कितना बाई कितना का मैट्रिक्स होगा, कितने बाई कितने का, 1+1 कितना, 1+1 हाँ 1/1 के, 1/1 के मतलब क्या हुआ कि XTAX जो है अगर रियल है तो बिलोंग कर जाएंगे R में, अगर A रियल एंट्रीज है, अगर A में आपके कॉम्प्लेक्स भी एंट्रीज है तो बिलोंग कर जाएंगे C में, तो हम अल्टीमेटली लेते हैं C सबसे बड़ा, मुझे नहीं पता A कैसा है, रियल मैट्रिक्स है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हाईएस्ट तक आपका जाएगा ऐसा, ये हो जाएंगे आपके 1/1 का, ये कितना हो जाएगा 1/1 का,
ठीक है। अब इसमें सोचो एक चीज और है यहां से, क्या कि एक्स टी ए एक्स का लिखो, ये बराबर होता है बिल्कुल ए के सिमेट्रिक का, क्योंकि दोनों ही 1/1 के हैं। तो ट्रांसपोज से करो या सिंगल मैट्रिक्स, ये हम पहले भी लिखाए भी हैं इनर प्रोडक्ट के पहले कहीं पे, कि मैट्रिक्स बी लो या उसके सिमेट्रिक पार्ट लो, एक ही जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी, ठीक है ना। सिमेट्रिक पार्ट लो या बी लो क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो ए का करो या ए के ट्रांसपोज का, दोनों ही 1/1, दोनों ही स्केलर और दोनों ही सेम रहेंगे, दोनों ही सेम रहेंगे चाहे किसी भी मैट्रिक्स ए से कर लो, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तुम्हारा ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। क्यों? पी कहने का मतलब एम का करो या एम का ट्रांसपोज का, जब दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2xt mx हो जाएगा। तो ये जो है तुम्हारे ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अब आता है क्यू। तुम्हें पता है कि ये अगर जीरो लेते हैं सी ऑप्शन के लिए या जो भी ऑप्शन के लिए हो, ठीक है। नाउ कितना है जी, एक्स टी क्यू स्क्वायर और एक्स टी क्यू स्क्वायर एक्स, अगर ये जीरो होगा इसका मतलब हो जाता है कि आप जो ले रहे हो क्यू वो नल मैट्रिक्स होना चाहिए। जीरो कहने का मतलब ये है आपके 1/1 का, समझिएगा ये 1/1 का है। तो अगर ए में एक भी इंक्रीज रहेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो वेरिएबल तो आपका नॉन जीरो होगा ना। अगर ए में एक भी इंक्रीज रहेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग वो वेरिएबल नॉन जीरो रहा, उसका कॉफिशिएंट नॉन जीरो रहा, कुछ भी अगर ए में हो जाए, लेकिन आप इसे कहोगे कि नहीं ये स्केलर जीरो हो जा रहा है और आपके वेक्टर नॉन जीरो, ऑब्वियसली हम लोग जनरल वेक्टर तो नॉन जीरो लेंगे, तो ये स्केलर जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है वो जीरो होना ही पड़ेगा, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स को जीरो होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्यू तो कोई भी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है ना, कोई भी, जरूरी थोड़ी है कि नल मैट्रिक्स ही होंगे या मुझे नल मैट्रिक्स ही लेना है, ऐसा तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। इन जनरली ये बराबर नहीं है या ये एक्सप्रेशन इक्वेशन वैलिड नहीं है इन जनरली। अगर ये तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब Q जो है वो नल मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स इज आल्सो इस Q सिमेट्रिक, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे कभी भी। अब इसी के लिए एग्जांपल के लिए कर लो, इसमें xt अगर लगाओगे, इसी क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं, अगर आप xt लगाओगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से कितना आएंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। अब ये जीरो करने का मतलब हो गया कि आपको x और y दोनों ही जीरो करना, x और y दोनों जीरो करना। x y अगर दोनों जीरो कर भी देती है तो z तो इंडिपेंडेंट है ना भाई, z इंडिपेंडेंट है ना आखिर यहाँ पे हमारे पास, बस समझ में आ रहा है ना कि चप्पल इसको जीरो कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड इंडिपेंडेंट है। तो क्या फॉर ऑल के लिए काम किया, चलो इसको हम जीरो कर दिए, एक्स वाई जीरो हुआ, जेड जीरो नहीं हुआ, तो फॉर ऑल एक्स या फॉर ऑल वेक्टर के लिए वर्क किया, नहीं किया, नहीं किए, सिंपल सी बात है, इसी क्वेश्चन से ही खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है ना वो वैलिड नहीं है हमेशा, समटाइम्स है अगर ए नल मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्योंकि नल मैट्रिक्स में ये जीरो जीरो कर देंगे, इसका मतलब एक्स में तीनों इंडिपेंडेंट है, तो एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, उसके लिए ये फॉर्म हमेशा जीरो हो गया। बात समझ में आ रही है ना, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ तो समझ में आ गया, क्यों हुआ, क्योंकि एक्स टी पी एक्स करेंगे, इससे देखो कई सारी चीजें और भी तो समझ में आया ना, तो वो अलग अलग जगह काम आएगा। एक्स टी पी एक्स करेंगे, इसका मतलब हो गया एक्स टी, यहाँ पे m प्लस एम के ट्रांसपोज x, ये हो गए एक्स टी एम एक्स प्लस एक्स टी एम के ट्रांसपोज x, ये हो जाते हैं एक्स टी एम एक्स प्लस वापस से एक्स टी एम एक्स ही, तो ये हो गए 2xt mx, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया 2xt mx। तो दो ऑप्शन सही रहे, ए और डी, अच्छा क्वेश्चन था। 3 मार्क्स में आपके नेट में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, और 2 मार्क्स के ये गेट में भी 1 मार्क, गेट का 1 मार्क्स मानो, जैम का 2 मार्क्स, और नेट में 3 मार्क्स वाला ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। और कुछ ऑब्जर्वेशन ला सकते हैं क्या यहां से, ना काफी है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
IID रैंडम वेरिएबल स्टैट्स के हैं। लेट ऑब्जर्व वैल्यू रैंडम सैंपल स्टैट्स के हैं। रैंडम वेक्टर हैविंग प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के हैं। लेट पी बी ए 3 by 3 मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज, ये मैथ के हैं। बगल में मेरे गाना बज रहा है शादी वाला, सब अभी चल रहा है। उन लोग को तो सुनाई नहीं देगा, बट मुझे वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हम भी पढ़ते हैं। टी है यहाँ तो ए का लिख रहे हैं। हम्म, बताओ आशीष, कैसे करोगे? एनिमेस, क्या लगता है कैसे होंगे? इससे ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ये भी हो जाएगा इससे ही। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। कोई भी कुछ बोलना चाहे तो कैसे अप्रोच करेंगे ये बताओ। कोई नहीं, अरे गौर से देखो ना जी, क्वेश्चन को पढ़ो तो अच्छे से। ये आइगन वैल्यू है हमने लिखा, 2p का आइगन वैल्यू हमने लिखा, ये आइगन वेक्टर है, इसका यूज यहाँ होगा ना। बी द ओनली आइगन वेक्टर या लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू 1। इसका मतलब जो भी पी मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एम जो है 2 है, बट जीएम कितना है, एक ही है, क्योंकि एक ही बोल रहा है ओनली वन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू 1, और आइगन वैल्यू 1 का एम कितना है, 2 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है ना। तो चलो वो बात की बात है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 2p इज डिनोटेड बाय q, तो q को डिनोट करते हैं 2p मैट्रिक्स का एडजॉइंट।
तो अगर मुझे किसी तरह Q का, क्या हमने बोला, अगर मुझे किसी तरह Q का आइगन वैल्यू पता चल जाए तो भाई उसको ऐड करके ट्रेस प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन वैल्यू पता है तो वहां से तो निकाल सकते हैं कोफैक्टर को प्रोडक्ट करके। तो 3 तो यहीं पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो मुझे ये बताओ Q के आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे? सर क्यू का आइगन वैल्यू तो हो जाएगा ये 224, मगर इतना ट्रेस उतना आ नहीं रहा है। 4 2 Q का आइगन वैल्यू 224 हो जाएगा पक्का? सर 2p, क्यू बराबर 2p है ना सर? Q बराबर 2p है। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, फिर से पढ़ो क्या लिखा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 2p इज डिनोटेड बाय Q। यहाँ तो हम लिखे हुए हैं Q इक्वल टू एडजॉइंट 2p। Q बराबर डायरेक्ट 2p कहाँ है, एडजॉइंट 2p है, फर्क है। हाँ सर, नहीं ध्यान दिया था इस पे। और कोई? सर वो वैसे निकलेगा इनवर्स का फॉर्मूला लगा के, P इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P होता है ना, वहां से भी। तो वहां से सर एडजॉइंट ऑफ P इक्वल टू अच्छा P मुझे ये इनवर्स बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ P हो एडजॉइंट ऑफ जाएगा। P है लेकिन यहाँ पे 2p है, तो तो सर कैसे उसको क्या? निकाल 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 का 2 पावर बाहर n निकाल माइनस देंगे, 1। चलो ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा हम अलग से ही करते हैं, फिर वहां पे अच्छा रहेगा तो हम वहां ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखें एडजॉइंट ऑफ 2p, तो तुमने कहा 2 बाहर कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ p हो जाएगा, 2 का है ना? पावर 2 हो जाएगा। हाँ, एडजॉइंट ऑफ p हो गया। और इतना पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ p जो है 2 है, क्योंकि आइगन वैल्यू p के है 1 1 2, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 2। क्लियर है ये भी? अच्छा, अगर हम लोग किसी तरह इसमें ये है तुम्हारा Q में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइड कर दे तो इधर भी डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। और सर एडजॉइंट ऑफ p जो होते हैं, एडजॉइंट ऑफ p बाय डिटर्मिनेंट p इक्वल टू n p इनवर्स, यही बोलना चाह रही हो क्या? मुझे ये बताओ, पहले सर कंफर्म करो। सर एडजॉइंट ऑफ 2p इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ p होता है ना। चलो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 3, क्योंकि p 3 2 बाई 3 है। 2 होगा सर, अरे 3 बाई 3 है। तो n माइनस 1 होता है पावर ना, कि n वो होता तो है? डिटर्मिनेंट के केस में होता है ना जी। अच्छा अगर एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट a पर पावर n माइनस 1 होता है। ओके। हाँ, तो मुझे ये बताओ ये सही है या गलत है? हमने क्या किया ना, दोनों का डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट a से। मुझे लगा तुम ये बोलना चाह रही हो, इसलिए हम डिवाइड किए। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट p बाई, सॉरी a क्यों लिख रहे हैं, वो तो समझाने के लिए बोले थे। एडजॉइंट p बाई डिटर्मिनेंट p जो होता है ना, यहां से यहां तक देखेंगे तो ये p इनवर्स कहलाता है। एडजॉइंट p बाई डिटर्मिनेंट p इज इक्वल टू p इनवर्स। मुझे लगा ये बताना चाह रही हो, ठीक है। हाँ सर, तभी भी सही है। तो 2 पर पावर क्यूब होगा कि सिंगल 2 होंगे, क्या होंगे? सर हम तो 2 का पावर 2 से निकाले, लेकिन लगता है गलत निकाल दिए। किससे निकाले? 2 पर पावर 2। 2 पर पावर 2 अभी तक सही है या गलत है? मुझे ये बताओ, कंफर्म करो। So determinant of 2p by eigenvalues of 2p. डिटर्मिनेंट ऑफ Determinant of 2p by eigenvalue of 2p. डिटर्मिनेंट ऑफ 2p बाई आइगन वैल्यूज ऑफ 2p, वही हम बोलना चाह रहे हैं कि इतना इसको मेहनत करने से अच्छा है सीधे सीधे हम इसका आइगन वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। हम तो इसका फॉर्मूला बताए हुए हैं। अगर a का है लैम्डा, तो एडजॉइंट a का भाई कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a बाई लैम्डा। सिंपल सी बात है, इसको सीधे सीधे कर लेते हैं ना, क्यों इतना मेहनत करने जाएंगे वहां से? तो अगर मुझे पता है, जैसे अभी जस्ट बोले खेरत, ठीक है, हम वही करने वाले थे, लेकिन यहाँ से जैसे बोला कि अच्छा 2 बाहर कर देते, तो हम लोग चलो देखते हैं इससे भी। इससे इससे मुझे लगा कि थोड़ा आइडिया मुझे ये आया कि इसे हम p इनवर्स बना सकते हैं। तो ये 2p इनवर्स हो जाएगा। अगर मुझे पता है p का आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो p इनवर्स के आइगन वैल्यू हो जाएंगे 1 बाई लैम्डा। तो मुझे लगा शायद यहाँ से आ जाए कुछ, ठीक है। ये चीजें हैं, तो इससे भी ट्राई करके देखना। लेकिन उस ट्राई करने से पहले हम यही जानना चाहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ अगर k a है तो क्या हम लोग डायरेक्टली k एडजॉइंट ऑफ a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? किसी भी मैट्रिक्स में से
ए के का एडजॉइंट और के इंटू एडजॉइंट है, दोनों बराबर होगा या नहीं होगा ये मुझे बताना। ठीक है, अगर होगा तो फिर उस हिसाब से भी सोच सकते हैं, जो भी इनवर्स वाला था। लेकिन हम उतना नहीं करने जाएंगे, हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ कितना, आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू। क्या हो जाएगा बोलो? तो कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2p, डिटर्मिनेंट ऑफ 2p कितना है जी? 4 8 16। डिटर्मिनेंट ऑफ 2p हो गया 16। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2p बाई 2 कॉमा डिटर्मिनेंट ऑफ 2p बाई 2 कॉमा डिटर्मिनेंट ऑफ 2p बाई 4 है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स है डिवाइडेड बाई आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कितने हो गए बताओ? 4 चौक 16, 16 बाई 2, 16 बाई 2 एंड 16 बाई 4। तो अल्टीमेटली हो गए 8 8 4। ये हो गए तुम्हारे आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू, आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू। तो यहां से मुझे ये बता दो, सो ट्रेस कितना हुआ? ट्रेस ऑफ क्यू हो गए 8 प्लस 8 प्लस 4 हो गए 20। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू हो गए 8 के स्क्वायर इंटू 4, 88 64, 128, कितना हो गया 256 है ना। ठीक है 256। और कुछ आ सकता है? और भी आ सकते हैं। क्या कि आपको पता है 3 आइगन वैल्यूज पता है, तो इसके corresponding फैक्टर को प्रोडक्ट करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? एंड हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, x मान लेते हैं कि अगर सी एक्स स्टैंड करे, सी एक्स स्टैंड करे इक्वल टू 0 करेंगे तब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल में हो सकता है कि कोई कांस्टेंट वगैरह से भी डायरेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, आई डोंट नो, बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां से फॉर्म कर सकते हैं इस आइगन वैल्यू से। तो कितना हो जाएगा? हम यहाँ कर सकते हैं कि x है तो x माइनस 8, दो आइगन वैल्यूज है, स्क्वायर हो गए, और x माइनस 4 इक्वल टू हो गए 0। तो यहाँ से कितने हो गए? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, और यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम भी इस पे अप्लाई कर देंगे, तो हो गया एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 64x माइनस कितना हो गया यहाँ पे लास्ट में 64, 128, 256 हो गए, और फिर हो गए माइनस 16x स्क्वायर प्लस 64x इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करो जी इसको, तो हो जाते हैं एक्स क्यूब, तो सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाले बोलो 16 और 4 20, माइनस हो गए 20x स्क्वायर, और x वाले बोलो 60 60 128 प्लस 128x माइनस 256 इक्वल टू 0। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलेंगे? यहाँ से कौन सा मैट्रिक्स था? यहाँ पे क्यू मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज थे, तो क्यू क्यूब माइनस 20 क्यू स्क्वायर प्लस 128 क्यू माइनस 256 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो क्यू क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 20 क्यू स्क्वायर माइनस 128 क्यूब प्लस हो जाएंगे 256 आइडेंटिटी। है कि ये बराबर? नहीं है, ये मैच कर गया, 3 मैच कर गया, एक मैच नहीं कर रहा है या ना? ये मैच नहीं किए, 124 है, 128 आया। क्या मेरा कैलकुलेशन की गलती है? नहीं, 64 को यहाँ x जाएंगे और 16 चौक 64 जाएंगे, नहीं बिल्कुल सही है। 64 ऐड करेंगे तो 128 ही होंगे। ऑप्शंस आपके डी गलत हो गए, ऑप्शन ट्रेस 20 आए थे, ए सही हो गया। डिटर्मिनेंट तो 256 है, गलत हो गया। एक ऑप्शंस बचा है, इसके बारे में क्या ख्याल आता है? 3 तो यहीं से आगे इसके आइगन वैल्यूज से, इसके बारे में बता दो। और जो भी हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये सब ये सारा हम लिखा चुके हैं। ए के आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ए स्क्वायर के लैम्डा स्क्वायर, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए बाय लैम्डा, ए इनवर्स के 1 बाय लैम्डा, इस तरीके से हम लिखाए हुए हैं। बिल्कुल। क्या ये होंगे? चलो
इसके लिए भी थोड़ा सा नोट लिखते हैं। हमने पहले भी लिखाया हुआ है आपको कि इफ x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है यहाँ पे, मान लेंगे इसको x, मान लेंगे किसी को भी x मान लेंगे, p मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है, p मैट्रिक्स मान लेते हैं, इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको x को लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख दे, अच्छा लगता है, ठीक है, x कितना है जी आपका 1 - 1 2, 1 - 1 2, 1 - 1 2, 1 - 1 2 is an eigenvector of the matrix P corresponding to the eigenvalue कौन सा, लैम्डा इक्वल टू 1। देन अगर ऐसा पॉसिबल है, देन आप अगर इसमें के एक्स लिख दोगे ना, जो कि सिंपली हम लोग लिख सकते हैं के माइनस ऑफ के 2 इज ऑल्सो आइगन वेक्टर, सेम आइगन वेक्टर, ऑल्सो आइगन वेक्टर corresponding टू द, ये लिखाए हुए भी है हम नोट्स में, corresponding टू द सेम आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1। ध्यान रहे कि के जो है कुछ भी ले लो रियल नंबर सिस्टम से, लेकिन जीरो को छोड़ दो, नहीं तो फिर एलडी आइगन वेक्टर हो जाएगा, गड़बड़ काम हो जाएगा बाबा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग किसी भी आइगन वेक्टर का कर दे तो वो ऑल्सो आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू सेम आइगन वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जनरल आइगन वैल्यू तो यही था, सॉरी जनरल आइगन वेक्टर तो यही थे, कोरस्पोंडिंग टू दिस आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। तो जनरल तो मेरा वही था। अब k का वैल्यू 2 कीजिए, जब k का वैल्यू आप 2 करोगे ना, 2 जी यहाँ पे तो k से मल्टीप्लाई करना ही भूल गए, 2k, जब k का वैल्यू 2 करेंगे तो 2 - 2 और 4, 2 - 2 और 4, देखिए यहाँ पे कुछ है, लेकिन ये q के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? q के लिए। तो हो पाएगा? तो ये जो है ना 2 - 2 4 जो है p के लिए तो है, p के लिए तो है। तो क्या ये आइगन वेक्टर q के लिए भी हो पाएगा? मुझे थोड़ा सा बताइए। q क्या है? q के आइगन वैल्यूज हैं 884, ये ध्यान रखिएगा, q के आइगन वैल्यूज है 884। नहीं होगा सर। नहीं होगा? और कोई? सर होगा। होगा, मुझे लगता है बिल्कुल होगा। क्यों? हम 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो q का आइगन वैल्यू है, 1 आइगन वैल्यू है p का, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग q का आइगन वैल्यू कौन है? 1 के कोरस्पॉन्डिंग यही दोनों में से कोई है ना जी। इन दोनों सेम है तो यहाँ दोनों सेम है, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग वाला आइगन वैल्यू है 8। तो जब इस 8 के लिए करेंगे ना तो हो जाएगा, इस 8 के लिए करेंगे हो जाएगा, वही आएगा, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है ना। एक चीज और भी तो जानते हो ना, अगर कोई आइगन वैल्यूज होता है तो ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स होता है, ये तो जानते ही हो। तो सेम एक्स के लिए यहाँ पे p इंटू एक्स है, लैम्डा है 1, 1 इंटू एक्स, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आज p के जगह हम लोग कर दिए 2p, तो 2p अगर x करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब 2p क्या है तुम्हें पता है? 2p का एडजॉइंट है q, है ना। तो 2p के लिए आइगन वैल्यू है, यहाँ पे 2x कर चुके हैं, ध्यान रखना। 2p के लिए आइगन वैल्यूज है 2 2 4, एक तो 2 हो गया। अब इसका एडजॉइंट लेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू 8, तो सेम जो 2x आइगन वेक्टर है ना वो 8 के लिए भी काम करेगा। इसका मतलब जो मैट्रिक्स Q है उसका आइगन वैल्यू जो 8 है, 8 के कोरस्पॉन्डिंग जो आप आइगन वेक्टर निकालोगे ना वो यही आने वाला है, इसके स्केलर मल्टीपल या यही वाला मान के चलो, या जो भी होंगे इसके स्केलर मल्टीपल होंगे, इन द सेंस कि 8 के लिए जो आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालोगे ना वो ऐसा कुछ फॉर्म बनाएगा, k - k 2k,
क्या फॉर्म बनाएगा, k माइनस के 2k। बोलो क्यों, क्योंकि 8 आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू 2p 2 आइगन वैल्यू का आया है। 2 आइगन वैल्यू जो है ना p के 1 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आए हैं, और 1 के लिए ये आइगन वेक्टर है, इसीलिए सेम आइगन वेक्टर 2 आइगन वैल्यू के लिए भी काम कर जाएगा, और सेम आइगन वेक्टर 8 आइगन वैल्यू के लिए भी काम कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि सर आप तो लिखा है कि एक आइगन वेक्टर दो अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, लेकिन सेम मैट्रिक्स के लिए नहीं हो सकता है। मैट्रिक्स का अगर आप अलजेब्रिकली प्रॉपर्टीज या उसको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। के बदलेगा ना जी, के को हम तो चेंज कर ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग वी हैव इनफिनिटली मेनी नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। एलआई नहीं, एलआई तो एक ही होगा, लेकिन इनफाइनटली मैंने ऐसा अलग अलग तो लिख सकते हैं, के का वैल्यू 1, के का वैल्यू 2, के का वैल्यू 3 करके वी हैव मल्टीपल आइगन वेक्टर्स। बात जा रहा है ना, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। मल्टीपल सिलेक्ट में पता है ये 3 ऑप्शंस तो हर कोई बना लेगा, बट फंसेगा कहां पे, उसे लगेगा कि शायद ये नहीं होगा, लेकिन ये होंगे, 100% होंगे। अगर आपको चेक करना हो 8 आइगन वैल्यू है आपके पास ना, कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर निकालिएगा ना, आपको ये वाला आएगा ही आएगा। अब इसमें चेक कर नहीं सकते क्योंकि मैट्रिक्स आपको है नहीं। थियोरेटिकली ये चीज हो रहा है, मैट्रिक्स देंगे आप, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, ये आइगन वैल्यू लीजिए, चेक करके देख लीजिए, ऐसा आएगा ही आएगा। ध्यान रखिए ये आइगन वैल्यू और ये आइगन वेक्टर भी होना चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंग। सर ये क्यू की आइगन वैल्यूज कैसे निकालिए? कौन से, ये वाले? सर ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ 2p/2 ये तो डिटरमिनेंट फॉर्मूला ऑफ होता है, इसे पढ़ा चुके हैं। चलो अब यहाँ देखो, ए का आइगन वैल्यू है लैम्डा, ए का आइगन वैल्यू लैम्डा। व्हाट अबाउट ए स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर? व्हाट अबाउट ए टू द लैम्डा पावर के, लैम्डा पर पावर के? व्हाट अबाउट ए इनवर्स 1 बाई लैम्डा? लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 आइगन वेक्टर तो आइगन वैल्यू तो होंगे नहीं। व्हाट अबाउट एडजॉइंट ऑफ ए? तो कहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई लैम्डा, यहीं से निकाले हैं। व्हाट अबाउट फंक्शन ऑफ ए, मतलब पॉलिनोमियल अगर मैट्रिक्स का करे तो कहता है फंक्शन ऑफ लैम्डा। व्हाट अबाउट अगर हम लोग लिख दे कि 2a प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी, तो ये कहता है 2 लैम्डा प्लस 3। प्लस माइनस दोनों को हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल से हम लोग और निकाल सकते हैं, जैसे हम आपको दे देंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 5, तो ये हो जाएंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 5। ठीक है, तो इस तरह से तो कर सकते हैं। व्हाट अबाउट ए के ट्रांसपोज, तो सेम टू सेम लैम्डा ही जाएगा। व्हाट अबाउट अगर और भी करना हो तो ये तो हो गया एक फॉर्म से बना दिए। अब आ गया यूनिटरी, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस आयोटा, यूनिट मॉडुलस, वो अलग अलग फॉर्म बनाएगा। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। क्लियर है? ठीक है, डिटर्मिनेंट ए बाई लैम्डा, डिटर्मिनेंट ए बाई लैम्डा। तो 2p का मुझे पता है, तो डिटर्मिनेंट 2 बाई लैम्डा, 2 2 4 अलग अलग के लिए अलग। और कुछ पूछना है? अच्छा लगा ये भी क्वेश्चन। इसमें थियोरेटिकल एक ही ऑप्शन है जिसमें फंसेगा, जिसे अक्सर कंफ्यूज रहोगे, या तो हाँ या तो ना, लगाए या ना लगाए, इसमें कंफ्यूजन रहेगा, बट ये सही ऑप्शन है। चलो कितना नंबर क्वेश्चन है? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, अच्छी बात है, पूरे क्वेश्चंस को ही लिखना पड़ेगा। इसे तो कैलकुलस मतलब विदाउट कैलकुलेशन नहीं बोल सकते हैं। इसमें कुछ बताने लायक है तो पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये फंक्शन है, बहुत बढ़िया, ऐसा फंक्शन हम बहुत सारा भी लिखाए हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कॉन्टिन्यूअस आप चेक कर लोगे आराम से, पार्शियल डेरिवेटिव आप चेक कर लोगे सेकंड तक। पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल का कई सारा रूल है, थोड़ा सा हम पहले बता देते हैं इसके लिए, फिर आप चेक कीजिएगा। डिफरेंशिएबल में सफिशिएंट कंडीशन भी है, नेसेसरी है कि दोनों का दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए,
और सफिशिएंट है कि दोनों में से कोई भी एक पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, नहीं तो कंपेयर करने वाला निकालिएगा। कौन सा? याद होना चाहिए आपको कि एफ एक्स निकलना है, एफ वाई निकलना है, एच आपको यहाँ पे एच, आपको यहाँ पे एच और थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, R1 R2 करके, R1 एच थीटा R2 एच थीटा, एक जगह एच प्लस एक जगह के, जो R1 R2 टेंड टू जीरो एज एच और के टेंड टू जीरो, वो वाला फॉर्मूला से आप सबको चेक कर सकते हो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले इनको इनको करते हैं, इनको हम बताते हैं। अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। पहले फर्स्ट और सेकंड में से बताइए ना फटाफट, क्या होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों। विदाउट पेन चलाए फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा प्रियंका तुमने यस पूछा सर, था। कंटिन्यूस होगा। हाँ कंटिन्यूअस है बिल्कुल। चैट्स में किसी ने पूछा था प्रियंका की आइगन वैल्यू सेम होते हैं, हम अभी चैट्स देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अब बता दिया अभी। ठीक है, हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल जी कॉन्टिन्यूअस है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। जब भी नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो ना, हमेशा पोलर वाला फॉर्म याद करो कॉन्टिन्यूअस के लिए, हमने बताया है सब में, ये हमेशा ट्राई करना है पोलर वाला फॉर्म। बोलो, एबीसी में से भी तो पता चल जाएगा। चलो करते हैं। सर ए और बी हो जाएगा मगर सी कंटिन्यूअस नहीं होगा। अरे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकाल लो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स निकाल लो क्या है, उसके बाद उसको देखो कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हाँ अगर एफ सर एक्स कॉन्टिन्यूअस हो गया,
और बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। सर वैसे किए हैं, एफएक्स पहले निकाल लिए हैं, उसको कंटिन्यूअस दिखाए मगर कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा तो। कि नॉट डिफरेंशिएबल, क्यों दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया लेकिन एक कंटिन्यूअस नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल चला जाएगा। ठीक है, और नॉट डिफरेंशिएबल वाले को और भी चेक कर सकते हैं, जो कंपेयर करके था R1 R2 या एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, इस तरह से हम लिखाएं। हम आपको दिखा भी देंगे अभी। सबसे पहले हम fx पार्शियल डेरिवेटिव बोलो। कितना हो जाएगा? 0, तो पूरा ही तो 0 हो गया जी। अब 0 0 में 0 बाई एच, ये हो गया 0। उसी तरह से एफ वाई भी तो 0 0 हो जाएगा सिमिलरली, क्योंकि एफ वाई में एच एक्स 0, तो पूरा 0 माइनस 0, तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे द पार्शियल डेरिवेटिव जो है 0 0 पॉइंट पे एग्जिस्ट कर गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव 0 पॉइंट पे एग्जिस्ट कर गया, नॉन जीरो पॉइंट पे तो करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब पहले पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड करो। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव को क्या करना है? फाइंड करना है। नाउ एफ एक्स एक्स वाई करो। कैसे करोगे? इसको तो यू भी लगाना पड़ेगा, है ना? इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके यू भी निकाल के करो। पार्शियल डेरिवेटिव इसको निकालना है, और निकालने के बाद चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा लेंदी जा सकता है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने रख दिया। ऊपर का कर दो डेरिवेटिव, कितना होता है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा 2x वाई। ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो सिंपल सा यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और एक्स का हो गया वाई। तो ये चीजें आ गया आपका। ठीक है, ये और इसको रख दिए माइनस, ऊपर वाले को रख देते हैं एक्स वाई एक्स प्लस वाई, नीचे को कर देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल सा 2x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, एफ एक्स एक्स कोमा वाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा? दो वाले टर्म यहाँ भी है, इसको ऐसे लिख ही देते, क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स यहाँ से वाई कॉमन लो, वाई, फिर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई कॉमन हमने लिया 2x प्लस वाई, माइनस यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हो गए x प्लस वाई। नीचे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। नीचे कितने पावर्स है? 4, हाईएस्ट ऑर्डर। यहाँ भी है 2 3 4, यहाँ भी है 2 3 4। अरे y बराबर mx ही ले लो ना, खत्म हो जाएगा खेल। नहीं हो पाएगा, y बराबर mx में दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, लाइन पे ही कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, एक ही पाथ पे अलग अलग हो जाएगा, है ना? तो एफ एक्स वाई जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ले लो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, किसी भी पॉइंट के लिए। ओरिजिन पे अगर 0 0 पे, उसके अलावा तो हर जगह हो जाएगा। ओरिजिन पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। किसी पॉइंट एसेंस ओरिजिन पे चेक करने के लिए फ्रॉम पाथ, कौन सा पाथ लोगे? y बराबर mx ले लो, क्योंकि डिग्री तो सेम है ना, नीचे भी 4 है, ऊपर भी यहाँ 4 है, 4 है। y बराबर mx में यहाँ 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएंगे, यहाँ पे m 1 प्लस एम स्क्वायर 2m प्लस 1, इस तरह से समथिंग लाइक दैट करके रह जाएगा। बेसिकली m पे डिपेंड करेगा। तो ये पाथ हमने ले लिया, इस पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे कहता है पार्शियल डेरिवेटिव जो है हमारा विथ रिस्पेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, गलत। अब दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, उनमें से एक पार्शियल डेरिवेटिव 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं हुए, ऐसे बेसिकली है तो ये सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल भी तुम्हारा नहीं होगा। अब डिफरेंशिएबल नहीं होगा कैसे चेक करेंगे? जो हम बोले अभी वो तो है तुम्हारा सफिशिएंट, कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है और उनमें से एक कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होता है।
और अगर उसे सेटिस्फाई ना करे तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है, वो है सफिशिएंट, लेकिन फिर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कैसे बताओ? कंपेयर का फॉर्मूला याद है? दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, कंपेयर का फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा। यस सर, याद है। याद है? कहाँ पे पढ़ाए हैं ये? में किस में पढ़ाए हैं? कैलकुलस में ना? कितने लेक्चर्स हुए हैं कैलकुलस में? लेक्चर्स कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट्स पार्शियल डेरिवेटिव, ये था ना, इसमें हमने पढ़ाया था फॉर्मूला एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 करके। देखो सफिशिएंट कंडीशन क्या कहता है अभी, कि एक कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव और बाउंडेड होना चाहिए नेबरहुड में। तो ये तो छोड़ो, अच्छा हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है आई थिंक, नहीं लिखे, नहीं लिखे। वो क्या होता है बोलो आशीष? सर एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस फंक्शन एफ को ऑफ ए बी। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी पॉइंट पे एफ ऑफ ए बी, अब बराबर बोलो किस? सर ए प्लस एक्स होगा, ए एफ ऑफ प्लस एक्स वाई के लिए, यहाँ पे एफ एक्स वाई की जगह पे। अरे एफ ऑफ एक्स वाई के जगह ठीक है, एच एच और के करके भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करने वाला फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करके लिखते थे। अगर 0 0 पॉइंट पे है तो क्या करेंगे? हाँ, 0 0 पॉइंट पे तो एफ एक्स एच करेंगे। ठीक है, लो एफ 0 प्लस एच, ठीक है, यस सर। और 0 प्लस के, ठीक है, यस सर। माइनस एफ 0 0, ठीक है। यस बोलो सर। एफ एक्स 0 0, यही है। यस सर, एच हो जाएगा फिर इंटू हाँ एच प्लस ऐसा बोलो एफ एफ वाई 0 वाई 0, 0 पर के हाँ, प्लस प्लस एच एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 एच एप्सिलॉन 1 कॉमा के प्लस के एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन एच कॉमा के, यही ना है? यस सर। ठीक है। फॉर डिफरेंशिएबल के लिए फॉर डिफरेंशिएबल जो है तुमको लिमिट जो है एच कॉमा के टेंडिंग टू 0 0 किसमें एप्सिलॉन 1 जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये वाले दोनों साइड से ही होना चाहिए। एच कॉमा के टेंडिंग टू 0 0 यहाँ पे एप्सिलॉन 2, ये तो पहले इसको कंपेयर करके लिखना पड़ेगा। तो लिख पाओगे? बताओ, लिख पाओगे? इस वाले क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएबल के लिए ये दोनों जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एफ ऑफ एच के, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एच और के, और यहाँ पे एच प्लस के डिवाइडेड बाई हो जाएंगे आपके एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हाँ या ना? एच के लिखना है यहाँ पे, देखो एच के एच प्लस के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना? ये हो गया एफ ऑफ 0 0 हो गया 0, एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गए, पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गए, एच इंटू एप्सिलॉन 1, यहाँ पे एच कोमा के प्लस के इंटू एप्सिलॉन 2, यहाँ पे भी एच कोमा के। तो यहाँ से बेसिकली कितना आ गया? एच के एच इस प्लस के डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच एप्सिलॉन 1 एच कॉमा के प्लस के एप्सिलॉन 2 एच कॉमा के, हाँ या ना? अब देखो कंपेयर तो हम लोग कैसे करेंगे, एक काम करो, एच यहाँ है एच यहाँ है, तो इस वाले को एप्सिलॉन 1 रेस्ट ऑफ द को एप्सिलॉन 2 ले सकते हैं, या के से कंपेयर करना है तो एप्सिलॉन 2 यहाँ से आ जाएगा, और इस वाले एप्सिलॉन 1 को हम लोग 0 भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी कैसा कंपेयर करना है। तो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन 1 ले लेते हैं, एच एच कंपेयर कर लिए तो हो गया के एच प्लस के डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड आप एप्सिलॉन 2 को ले लो 0। हमने क्या किया, इस h से कंपेयर कर लिए तो रेस्ट ऑफ द को हम लिख दिया यहाँ पे एप्सिलॉन 1, और आपके जो है एप्सिलॉन 2 हम क्या कर दिए यहाँ से 0।
या आप एप्सिलॉन 2 को लिखो, एप्सिलॉन 1 जीरो करो, तो एक तो आपका जीरो चला गया डिफरेंशियबिलिटी के लिए, लेकिन एप्सिलॉन 1 भी जीरो जाना चाहिए, तो क्या ये जीरो जाएगा? यहाँ पे बोलो, क्या ये जीरो जाएगा किसी भी पाथ के लिए? नहीं जाएगा। जीरो जाने का मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करना जीरो जीरो पॉइंट पे, वो जीरो ही होना चाहिए, है ना। एच और के पे जीरो पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिमिट जो अगर हम लोग एच और के को टेंड कराएंगे 0,0 एप्सिलॉन 1, तो ये जो है ना लिमिट जो है एच कॉमा के टेन टू 0,0, ये तो कभी नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल पाथ में होना चाहिए, फॉर ऑल पाथ। जितना भी पाथ है उसके लिए जीरो नहीं होगा। कुछ पाथ के लिए हो सकते हैं जीरो, हर पाथ के लिए नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर पाथ लेते हो y तो नहीं, यहाँ पे कौन सा पाथ लेना आप ले लो, यहाँ पे जैसे कि k इक्वल टू m इंटू एच। इस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे m और 1 प्लस m, नीचे आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, जो कि बेसिकली m पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये जीरो नहीं होंगे सारे पाथ के लिए, तो बेसिकली इसका लिमिट जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब ये एक अब न्यू फंक्शन बन चुका, अब इस फंक्शन का लिमिट मुझे चाहिए जीरो, तो जीरो पॉसिबल है नहीं है। हमेशा पाथ चेंज करो, वैल्यू चेंज हो जाएगा, लिमिटिंग का वैल्यू। पाथ चेंज करोगे लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो जाएंगे। h बराबर के पाथ के लिए कुछ और आएंगे, h बराबर 2 के पाथ के लिए कुछ और आएंगे, h बराबर के स्क्वायर पाथ के लिए कुछ और आएंगे। बात जा रही है? तो ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये डिफरेंशिएबल हर किसी में आता है, चाहे नेट हो, गेट हो, जेम हो। देखो कॉन्टिन्यूअस चेक हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव भी आप कर लोगे, लेकिन डिफरेंशिएबल के लिए ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं समझना इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एफ है ए प्लस एच और बी प्लस के करके माइनस एफ ए बी, ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें से H1 H2 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो नेसेसरी कंडीशन कहता है दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर नहीं किया डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सफिशिएंट कहता है कि दोनों एग्जिस्ट करने के बाद अगर एक कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं किया तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब अगर ये कंडीशन है तुम्हारे पास तो तुम डिफरेंशिएबल हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये होता है सफिशिएंट। नेसेसरी, अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो तुम डिफरेंशिएबल हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकती हो, लेकिन अगर ये नहीं है तो तुम डिफरेंशिएबल जिंदगी में नहीं हो। तो दोनों कंडीशन को बहुत इंपॉर्टेंट बारीकी से समझना है, नहीं तो कंफ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें है, और ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा आप चेक कर सकते हो डिफरेंशिएबल है या नहीं, फटाफट कंपेयर करके, फंक्शंस को कंपेयर करके। तो एटलीस्ट तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी कंपेयर करोगे। तो नेसेसरी यहाँ आ गया, है ना। दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कर गया तो फिर आगे हम लोग देखेंगे, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, से आसान नहीं समझना। इस फॉर्मूला, इस बाने फॉर्मूला पूरा रिवीजन हो गया, चलो अच्छी बात है। जिसको भी नहीं था माइंड में, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो जो एफ एक्स वाई है इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स, सॉरी दो पॉइंट है ना, एक्स कॉमा वाई 0,0। अगर एक पॉइंट पे नहीं है तो पूरे के पूरे आप वो यूं कह सकते हो कि पूरे आर पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, आर में से इस पॉइंट को हटा दो ओरिजिन को, फिर वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा आपके, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, कि इससे थ्योरी भी रिवीजन हो गया, आपको ये भी समझ में आया कि अच्छा ये चीज भी देखना होता है ना। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। 36 हो गए, इतना टाइम हो गया, 9 बजे मुझे नेट की भी क्लास लेना भी है, 70% चार्ज। हाँ जी, 38 इंटीग्रल कैलकुलस, गेट में तो है, नेट में नहीं है, जैम में है। इंटीग्रल कैलकुलस, साथ ही साथ कैलकुलस के भी पार्ट्स हैं इसमें।
38. Which of the following is not true? तो बनाओ इसको और क्या। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सभी छोटा सा सवाल है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि दोनों में मैक्सिमम कौन है मिनिमम कौन है? बस मुझे इतना बता दीजिए। हाउ कैन आई डिसाइड विच वन ऑफ द इज मैक्सिमम और मिनिमम? mod of x क्या करेंगे? greater than mod of y. Mod of x greater than mod of y. मॉड ऑफ एक्स क्या? तो मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला होता है ना, x प्लस वाई माइनस प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। वो तो फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे डायरेक्ट रिजल्ट बताइए कि कैसे। वो तो चलो हो गया, फॉर्मूला है। सर एक दूसरा मैक्सिमम तरीका ग्राफ के जरिए है, मतलब हम ग्राफ के जरिए है। ग्राफ भी बनाएंगे तो पहले फंक्शन चाहिए ना। हाँ तो यहाँ पे सर तो हम दोनों t इंडिपेंडेंट है। सर हम t इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर मान लेंगे और फिर दो टी इक्वल कंडीशन टू बनाएंगे। मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो हाँ फिर दो कंडीशन बनाएंगे कि जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ज्यादा हो तब का, और जब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ठीक से है। तो ज्यादा हो ग्राफ तब। कैसे, एक है मान लेते हैं टी इक्वल टू मैक्सिमम, चलो अच्छी बात है, टी इक्वल टू मैक्सिमम ले लेंगे। तो एक है एक्स स्क्वायर, एक है वाई स्क्वायर। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको इक्वेशन टाइप से चाहिए या एक्सप्रेशन चाहिए, है ना, कर्व। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब थोड़ा सा मुझे इतना बताओ कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। देखो ध्यान रखना, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड तो कर नहीं रहा है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का है, डबल इंटीग्रेशन है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब दोनों को किसी तीसरे के इक्वल करोगे तब ना। अगर हम आपको बोलते हैं कि आप ना ग्राफ निकालो 2x का, 2x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो? आप लोग ऐसे करते हो ना कि सर इधर x लेते हैं, इधर y लेते हैं, और एक काम करते हैं ना, इसको y इक्वल टू 2x करते हैं, ताकि x इंडिपेंडेंट है तो y अपने आप डिपेंड करेगा। इसका मतलब एक लाइन जैसा बनेगा, जो कि है y इक्वल टू 2x। फंक्शन तो एक ही को दिए हम आपको, लेकिन आपने उसे 2 डायमेंशनल स्पेस पे बनाया ग्राफ। तो एक एडिशनल डायमेंशन चाहिए होता है, जो कि बेसिकली डिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ रही है ना? डिपेंड करता है। उसी तरह से ये दोनों ही फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, तो तीसरा को बेसिकली इसके इक्वल करना पड़ेगा डिपेंड करने के लिए। डिपेंड करने के लिए तो आपको z बराबर एक्स स्क्वायर और z बराबर वाई स्क्वायर इस तरह से मानना पड़ेगा। तो ये आपके फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में ना ड्रॉ के, अब जो बोले उसको हम समझा रहे हैं कि आप क्या बोले। 2 वेरिएबल में ना बन के 3 में जाएगा और एक पाराबोलाइड बनाएगा, क्योंकि एक पाराबोलाइड है, दो पाराबोलाइड, दोनों पाराबोलाइड में इस जो आपका जो रेक्टेंगल है उसमें मैक्सिमम मिनिमम लेना है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? आपको 3 डायमेंशनल में फिगर बनाना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप अपने मन से y बराबर एक्स स्क्वायर मानते हो, तो यहाँ तो अलग से मानना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों तो इंडिपेंडेंट है। तभी तो बोलेंगे, रिलेशन आ जाएगा तो फिर कैसे मैक्सिमा मिनिमा बोलेंगे, दोनों तो इक्वल हो जाएगा। कैसे करेंगे ये जो आप सोचे, क्या समझ में आया? जो हम बोलना चाह रहे थे आपको समझाना, वो कुछ समझ आया हाँ सर। है ना? तो इससे अच्छा देखिए, अब मुझे इससे भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल दे दिया है, हम रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब दो एक्सप्रेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इस गिवन रेक्टेंगल में, एरिया में। तो एक काम करते हैं ना, पहले दोनों को इक्वल कर लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों को इक्वल। इक्वल करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा इस साइड जाएंगे तो तुम बड़ा, इस साइड आएंगे तो हम बड़ा। तो पहले दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? इक्वल। क्या करते हैं? इक्वल। कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन है, बोलता है कि ग्रेटर देन लेस देन निकालो, फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला बहुत जगह काम करेगा, लेकिन बहुत जगह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, जल्दी आएगा।
तो क्या करो, दोनों को इक्वल करो। इक्वल करने के बाद अपने आप एक रिलेशन निकल के आएंगे, उस रिलेशन में अपने आप पता चलेगा कि अच्छा इस साइड जाया जाए तो ये है, इस साइड जाया जाती है। जैसे हम आपको बोलेंगे कि y बराबर y और एक्स स्क्वायर में बड़ा कौन है, एक जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि मुझे बताइए कि y और एक्स स्क्वायर में बड़ा कौन है, तो अब नहीं बता पाओगे ऐसे डायरेक्ट। तो हमने क्या बोला कि सर एक काम करते हैं ना, दोनों को ना इक्वल करते हैं। जैसे ही कि एक पाराबोला बन गया, समझना क्या बोल रहे हैं, क्या बन गया, एक पाराबोला। पाराबोला बन गया। अब आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा ऐसा है, इसका मतलब पाराबोला के अगर इस साइड जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, और पाराबोला के ऊपर जाएंगे तो वाई बड़े होंगे, क्योंकि हमने इधर लिया है आपका एक्स और इधर है आपका वाई और इधर है एक्स। तो एक्स जो है आपके हॉरिजेंटली जब आप जाओगे लेफ्ट से राइट तो इसमें होते हैं एक्स ग्रेटर देन हो जाएंगे या एक्स स्क्वायर वाई से ग्रेटर होंगे, और जब आप वर्टिकली ऊपर की ओर जाओगे तो इसमें हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर लेस देन वाई। लाइक एस इस पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट्स होंगे, लाइक एस हमने यहाँ पे लिया है तो 3,0 ऐसा कुछ पॉइंट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ 0, तो 9 ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स लोगे, इस साइड में कोई भी पॉइंट्स लोगे तो लाइक 0, हमने कर दिया 2, तो ऑब्वियसली बात है ये 0 हो गए 2 हो गए, तो 2 जो है 0 से बड़ा है। तो ये कर्व डिसाइड किया, ये कर्व क्या क्या बीच का बाउंड्री बनाया। इस कर्व में क्या है, दोनों इक्वल है, कर्व के ऊपर y ग्रेटर देन होंगे और लेफ्ट से राइट अगर जाओगे तो x ग्रेटर होंगे, दैट मीन्स ये ग्रेटर होंगे। क्लियर है ना? तो हम भी यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। कैसे पता करेंगे, इस रेक्टेंगल में दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये समझ में आया ना, तो ऐसा ही काम करने वाले हैं। कभी भी दे एक्सप्रेशन तो दोनों को इक्वल करो, आ जाओ इक्वल करो जी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहां से कितना निकल के आया, लाइक एस वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, इतना ले लो ना, काम बन जाएगा। लेकिन दोनों रेक्टेंगल पॉजिटिव है तो वाई इक्वल टू एक्स ही ले लो, माइनस एक्स भी काम नहीं आएगा, रेक्टेंगल पॉजिटिव है ना, यहाँ पे एक ही तो काम आ जाएगा। ठीक है ना, रेक्टेंगल कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन 0, दिस इज x इक्वल टू 1, सिच y इक्वल टू 1, और पॉइंट्स भी आपको पता है, ये आपके पॉइंट्स हो गए 1,1, या पॉइंट्स को नहीं डालने से अच्छा है। तो हमने क्या बोला, y इक्वल टू एक्स, आप ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये हो गया आपके y इक्वल टू एक्स, ठीक है। दिस इज आवर ग्राफ y इक्वल टू एक्स, हमने ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आपको तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे काम करना है। दिस इज आवर एक्स, दिस इज आवर वाई, पॉइंट्स भी आपको पता चल गया, दिस इज आवर 1,1 ऐसा। तो मुझे बताइए इस एरिया में, जैसे अभी हम जस्ट आपको बोल रहे थे, इस साइड जाओगे तो आपके x ग्रेटर होंगे, x ग्रेटर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर, और जब आप इस साइड जाओगे तो इस केस में y स्क्वायर ग्रेटर होंगे। तो हम इस चीज को यहाँ पे मेंशन करते हैं, हियर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, हियर एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, और दोनों इक्वल वाला केस होंगे y इक्वल टू एक्स में, दोनों बराबर होंगे, तो पॉजिटिव में है। और एक लाइन और लेने की ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा जाएगा, वो इस रेक्टेंगल में है ही नहीं, तो हम उसे हटा दिए, ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू एक्स वाला लाइन ड्रॉ किए। क्या कुछ समझ में आया अभी तक में से? ये इंटीग्रल आपके गेट वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है, देखिए यही आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स में डाल देंगे, है ना, उसमें से। अब आ जाओ, मैक्सिमा मिनिमा कर सकते हैं ना, तो ये ना रेक्टेंगल टूटेगा आपका, ये टूटेगा, ब्रेक होने वाले हैं। तो पहला नंबर, है ना, पहला नंबर को ये भी पता चल जाएगा ना, इसमें मैक्सिमम है इसमें मिनिमम है, तो दोनों ही पता हो जाएंगे, क्या होंगे एक ही बार में। मैक्सिमम के लिए पहले करते, ठीक है, इसे नीचे हटा देते हैं। नाउ नीचे किए, ठीक है, 0 से 1 e टू द पावर
मैक्सिमम लेना है आपको एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। कितना हो जाएगा, कितना होगा? तो डी एक्स है, किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, किसके रिस्पेक्ट में करोगे? चलो दो अलग अलग में तोड़ो, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये ब्रेक होने वाले हैं। ये देखने में इजी लगता है, लेकिन समझ में आ जाएगा ना तो ऐसा क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स मैटर करता है। एग्जाम में आपको टाइम लगेंगे थोड़ा, अगर नहीं क्वेश्चन बाकी बन रहा है, या कम से कम ये तो इसकी गारंटी है कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो 0 से 1 हम ले लेते हैं। ठीक है, किसका वैल्यू? y के वैल्यू हमने ले लिया 0 से लेकर 1। x का वैल्यू कहाँ से लेंगे? y का वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ ले लिया 0 से 1, x का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हैं। तो इस केस में आपका मैक्सिमम कितना है? वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्यों ना वाई स्क्वायर लिया जाए इस वाले में। तो उल्टा करो इसको, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू लेते हैं 0 से लेकर 1, और इस केस में y है मैक्सिमम, तो e टू द पावर वाई स्क्वायर ले लेंगे, और y का वैल्यू हो जाएगा इस लाइन से इस लाइन। ठीक है, ऐसा करके फॉर्मूला में कौन सा है देखो ना जी, यहाँ पे dx लिखा है ना, सबसे पहले dx। तो एक काम करो, dy को कांस्टेंट ही लेते हैं दोनों बार, क्योंकि dy 0 से 1 होगा इस एरिया के लिए भी, और इस एरिया के लिए भी 0 से 1 होंगे। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे x ही लेते हैं, x कहाँ जाएगा? इस जगह से x जगह जाएगा, ऐसा करके। तो 0 से 1, पहले तो मैक्सिमम बता दो इस एरिया के लिए क्या होगा मैक्सिमम। तो इस एरिया के लिए हो जाएंगे वाई स्क्वायर, तो e टू द पावर वाई स्क्वायर। x का वैल्यू बताओ, x इक्वल टू दिस से लेकर x इक्वल टू दिस, तो x का वैल्यू हो गया 0 से लेकर x, अरे यार 0 से लेकर x के वैल्यू हो गए x इक्वल टू वाई, और यहाँ पे हो गया dx dy प्लस, फिर y का वैल्यू हो गया 0 से 1, कहाँ के लिए? यहां से यहां तक के लिए। इस कौन से एरिया? सेकंड वाले या यूं कहें कि ये सेकंड है ये फर्स्ट है, ऐसा भी कर सकते हैं इसके लिए। अब इस केस में मैक्सिमम कौन हो जाएगा? इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो जो भी रहेंगे e टू द पावर एक्स स्क्वायर और dx dy। अब यहाँ जो x है ना, वो y से लेकर x इक्वल टू 1 तक जा रहा है, y से लेकर x इक्वल टू 1 तक जा रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 1, और यहाँ x इक्वल टू 0 से लेकर y तक था, और यहाँ पे y से लेकर x इक्वल टू 1। ये कुछ हम ब्रेक करने के बाद बना पाए। ठीक है, तो किसी में भी जा पाएगा, थोड़ा सा देखो एडजस्ट करके, किसमें को देखो, ये तो निकालना, ये निकाल देंगे मैक्सिमम में, और मिनिमम में जस्ट उल्टा पुल्टा करके इसको ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसको भी। ठीक है, बाकी ये दोनों बताओ क्या जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम वाला बोलो, क्या ये हो सकता है पॉसिबल? y से लेकर 1 है, यहाँ पे 0 से लेकर 1, y से लेकर 1, e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, e टू द पावर वाई स्क्वायर को ये चेंज करके y से लेकर 1 क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? सर ए और सी हो जाएगा, कौन कौन सा? ए और सी हो जाएगा, बी देखे। ए तो खैर यहाँ से वैल्यू तो निकाल लेंगे इसका, ये बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, ई का E-1 आ जाएगा, तो सी ये भी आ हो रहा जाएगा। है तुम्हारा, ये आ रहा है यस सब्स्टिट्यूट सर, करने पे, तो आ सब्स्टिट्यूट जाएगा क्या करोगे यहाँ से बताओ? सर, दोनों का हम वैल्यू निकाल दिए। अरे इसमें से एक काम करो ना, इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर यूज कर लो, दोनों का वैल्यू निकाल के थोड़ी करोगे, यहाँ पे देखो ना। अच्छा इसका भी वैल्यू इसका वैल्यू निकाल दिए, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? चेंज ऑफ ऑर्डर से। यस सर, हाँ चेंज ऑफ ऑर्डर करके वैल्यू निकाल दिए। अच्छा ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर से निकाल दिया, हम भी वही बोल रहे हैं, इसको चेंज ऑफ ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों सेम जैसा हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर में यहाँ पे dy करो, फिर dx करो, देखो एक जैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। चेंज ऑफ ऑर्डर से करना चाहो कर सकती हो, कोई इशू नहीं है। हाँ चलो हम फर्स्ट नंबर का भी यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से पहले इसको कर लो। इसका वैल्यू निकालो ना, पहले इसका वैल्यू निकालो। 0 से 1 dx का हो गया x, e टू द पावर वाई स्क्वायर, x हो गया इसका मतलब y dy प्लस हो गया 0 से 1, और इसको चेंज ऑफ ऑर्डर करो जी, इसको भी करना पड़ेगा।
इसको भी करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा अल्टीमेटली। अच्छा, क्या हम क्वेश्चन एज एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें? अगर चेंज ऑफ ऑर्डर आता है तो, नहीं आता है तो हम सॉल्व करेंगे। बताओ पहले यहाँ पे, क्या सॉल्व कर दें कि एज एक्सरसाइज छोड़े? जैसा बोलोगे, मुझे कोई इशू नहीं है। सर सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर दें। चेंज ऑफ ऑर्डर आता है क्या? चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं तो वो भी बता देंगे, कोई इशू नहीं है। कर दीजिए सर, ठीक है। चलो अब आते हैं ना, थोड़ा चेंज ऑफ ऑर्डर को भी देखते हैं। मैटर है, देखो ये तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, फंक्शन ऑफ y है तो ये कांस्टेंट ही होंगे। dx का होता है x में आपका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट y है, इसका मतलब सीधे सीधे यहाँ y आ गया। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं होने वाला है। आपने कभी भी नहीं किया होगा ऐसा इंटीग्रेशन, लेकिन अगर इसको ऑर्डर को चेंज किया जाए तो ये काम हो जाएगा। तो ऑर्डर को चेंज करने का मतलब हो गया कि पहले यहाँ y फिर x। अब y लेंगे तो y का लिमिट क्या है? तो ये कौन सा वाला है? ये कौन सा वाला? इसको हम मानते हैं इसका ये कौन सा वाला था जी? मैक्सिमम y स्क्वायर वाला, ये इसे हम मानते हैं आप फर्स्ट और इसे मान लो आप सेकेंड। ठीक है, इसे मान लो सेकेंड, ध्यान रखना ताकि ये इजी रहेगा। ये है आपका फर्स्ट और ये है आपका सेकेंड। ठीक है, जिसे फर्स्ट सेकेंड। तो सेकेंड एरिया के लिए देखिए आपको ऑर्डर चेंज करना है। ये है आपका एरिया। अब मैक्सिमम मिनिमा का खेल खत्म, कौन बड़ा छोटा वो तो हम डाल दिया यहाँ पे। अब ऑर्डर चेंज करना है तो मुझे चाहिए पहले y फिर x। तो x का लिमिट कहाँ है? तो कहता है x का लिमिट सर 0 से लेकर x का लिमिट है 1। तो ये तो ठीक है, x इक्वल टू 0 से 1। ठीक है, व्हाट अबाउट y? दिस इज आवर x। व्हाट अबाउट y? तो y यहाँ पे क्या कहता है इस एरिया के लिए? एरिया तो आपको ये पता चल गया था, इसमें मैक्सिमम हमने डाल दिया। y कहता है 0 से लेकर y कहता है कहां तक? x तक। y कहता है 0 से लेकर y कहता है x। तो y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू x और e टू द पावर x स्क्वायर, क्योंकि पहले y है तो dy फिर dx। अब आप x के फंक्शन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट में ट्रीट होंगे एज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जैसे यहाँ पे ट्रीट हुआ था एज ए कांस्टेंट, उस तरह से यहाँ भी ट्रीट होंगे एज ए कांस्टेंट। समझ में आ रही है ना? ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया 0 से 1 e टू द पावर y स्क्वायर है ना, 2y होता है तो 1/2 कर दिया यहाँ पे 2y e टू द पावर y स्क्वायर और 2i dy कर दिए। ठीक है, और यहाँ भी 0 से 1 हो गया। अब ये e टू द पावर x स्क्वायर इंटू x dx हो गया। क्यों? इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो dy का इंटीग्रेट होगा y, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है x, तो अपर माइनस लोअर, x माइनस 0, इसलिए हमने डायरेक्ट x लिख दिया। ठीक है, dx का dx रह गया। सेम वही बात है जैसे इसमें किए 1/2, क्योंकि अब दोनों एक जैसे ही लगता है। तो इसको करो, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy यानी कि dt, तो e टू द पावर t dt हो गया। इसका मतलब e टू द पावर y स्क्वायर आ गए और हो गया 0 से 1। सेम केस यहाँ भी हो जाएंगे, e टू द पावर x स्क्वायर हो जाएंगे 0 से लेकर 1। अब इसका डेरिवेटिव करो ना, यही चीज आने वाला है। ठीक है, तो कितना हो गया 1/2, यहाँ पे हो गया e माइनस 0 1 और प्लस हो जाएंगे 1/2, यहाँ पे e माइनस e टू द पावर 0 का वैल्यू हो गया 1। इसका मतलब अल्टीमेटली हो गया e माइनस 1। तो आपके जो फर्स्ट वाले ऑप्शन है वो तो 100% सही हो गए। ठीक है, इवन सेकेंड भी हो जाएंगे। सेकेंड नहीं, थर्ड मैक्सिमम में y से 1 है ना, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। इसका एरिया कौन सा था? फर्स्ट वाले से चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले से। हम और भी स्टेप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना काफी है। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था। फर्स्ट को चेंज ऑफ, देखो अब क्या करने वाले हैं, ये एरिया पे वर्क करना है। इसमें मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे है आपका एक्स वाई, मुझे चाहिए यहाँ पे dy dx। तो x का लिमिट क्या जाएगा? तो x के लिमिट तो अभी भी वही है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1, क्योंकि ये वाले पॉइंट यहाँ तक जाते हैं। तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1, ये हो गया x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1। व्हाट अबाउट y? इस एरिया में y कहां से जाएगा? इस एरिया में y वेरिएबल जाते हैं, y वर्टिकल होते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप
एक्स हो गया लेफ्ट से राइट, हॉरिजेंटल एक्स आपके वैरी करते हैं, वाई वर्टिकल वैरी करेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और एक्स होते हैं लेफ्ट से राइट ऐसा। तो y इक्वल टू दिस लाइन टू y इक्वल टू दिस लाइन, दैट इज y इक्वल टू x टू y इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू x से लेकर y का वैल्यू 1 तक जाएगा। तो y इक्वल टू x से लेकर y का वैल्यू 1 e टू द पावर y स्क्वायर, पहले y हमने किया dy, फिर हो गया x। और यहाँ पे देख लेते हैं 0 से 1, यहाँ पे क्या है, ये तो x का रेंज है, ये x इक्वल टू y से लेकर x इक्वल टू 1 है बेसिकली, e टू द पावर x स्क्वायर dx dy। अब हम दोनों को नीचे लिखते हैं अच्छा से, ठीक है। 0 से 1 यहाँ पे है x से 1 e टू द पावर y स्क्वायर dy dx, प्लस 0 से 1 यहाँ है y से 1 e टू द पावर x स्क्वायर dx dy। ध्यान रखना जो पहले होता है उसी का ये लिमिट है, जो पहले होता है उसी का लिमिट है, ठीक है ना। दोनों एक जैसा हो सकता है अगर हम लोग कुछ देर के लिए y को x से रिप्लेस कर दे या x को y से करे, तो पूरा फंक्शन में चेंजेस हो जाएगा, होगा ना, पूरा फंक्शन में हो जाएगा जैसे कि इस ऑप्शन में दिया है ना। y से 1 है, dx dy है, y 1 है, y 1, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम आएगा। तो ये रहने देते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं x और y में, तो फंक्शन और इंटरचेंज होके सारा सेम टू सेम हो जाएगा। दोनों का रिजल्ट, दोनों का एरिया सेम आता है, देखो ना यहाँ पे भी, तो इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग। तो पहला वाले को रख देंगे x1 e टू द पावर y स्क्वायर dy dx, दूसरे में क्या करते हैं, x की जगह y की जगह x कर देते हैं, e टू द पावर y स्क्वायर हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे dy dx, ठीक है। और ये 2 इंटू हो जाएंगे 0 से 1, और ये हो जाएंगे x से 1 e टू द पावर y स्क्वायर dy, जस्ट रिप्लेस हमने कर दिया, ठीक है। आपके ऑप्शंस भी जो सी है वो सही होगा। और आपको जैसे वेरीफाई करना है तो आशीष किया अभी जस्ट, क्या किया वो कि इसको भी शायद चेंज ऑफ ऑर्डर से निकाल लिए वैल्यू, और इधर भी आया तो इसका भी वैल्यू e-1 आया, यही ना आशीष? यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया। सेम काम तुम्हें मिनिमम के लिए करना है तो मिनिमम के लिए निकालो एज एक्सरसाइज, आज हम छोड़ देते इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है। ऐसा ही मिनिमम के लिए करो, देखो कि ये वाला आ रहा है कि नहीं, ये वाला आ रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हम मानते हैं, ये लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा इन द सेंस लेंदी है, एग्जाम में फटाफट कर सकती हो, और ये प्रैक्टिस से होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इंटीग्रल कैलकुलस में चेंज ऑफ ऑर्डर, तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा इतना में। स्टेप बाय स्टेप आपको लिमिट्स लिखने हैं, करस्पॉन्डिंग टू रीजन ड्रॉ करना है, फिर ऑर्डर को चेंज करना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है इसमें। ऐसे हम पढ़ाए हुए हैं इसमें जैम में बहुत अच्छे से। चलो तो आज क्लास छोड़ते हैं यहीं पे, बाकी क्वेश्चन करेंगे। ये भी कैलकुलस का क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा ये सबको, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ, खैर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। अल्फा बीटा कांस्टेंट सच दैट कि इसकी लिमिट है 1, न्यूटन लेबनिज लगाओ, 0 0 0 0, डेरिवेटिव करो 1 आ जाएगा, मतलब 1 है तो अल्फा बीटा बताओ, अब हो जाएगा आराम से। इसी लॉपिटल रूल और न्यूटन लेबनिज का काम है इसमें, और कुछ भी नहीं है, बेसिकली लॉपिटल रूल ही है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये बना सकते हो। हम एज ए एक्सरसाइज आज के क्लास के लिए इसको डाल देते हैं, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट क्लास भी लेना है ना, इसलिए फिर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास 15 मिनट लेट हो जाएगा, आईपैड चार्ज करेंगे तो 58% है, 70% हो जाएगा फिर हम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एज ए एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन को रख देते हैं। इसको सॉल्व करना कल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, हाँ, बाय। और वो वाले